बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी जो है वो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तकरीबन 4। अब आज की वीडियो में जो है वो हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 5 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो अब हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। जी, तो स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी making an angle of 30 degree with horizontal. The horizontal component of the force is 20 Newton. Find force। ठीक है, क्या एक फोर्स है जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है और वो इस तरह से एक्ट कर रही है कि जो उसके साथ एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बन रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे आप जो है वो ये समझें कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास कोई एक फोर्स है और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो है 30 डिग्री। हमें ये बताना है कि और उसके बाद जो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमें बताई गई है 20 न्यूटन, और जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ विच इज़ 30 डिग्री। हमें ये बताना है कि ये फोर्स किस मैग्नीट्यूड की होगी। इस फोर्स की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो आइए अब हम जो है वो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपके सामने नज़र आ रहा है कि डाटा हमारे पास जो है वो गिवन है। नंबर 1 इज़ एंगल थीटा विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, और एफ एक्स जो है वो हमें गिवन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट जो है वो हमें दिया हुआ विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। फोर्स हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा। जादू की पर्ची हाजिर खिदमत है। देखो बच्चे, हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है फोर्स, ठीक है। तो जब आपके पास एक्स कंपोनेंट गिवन हो और एंगल गिवन हो तो आप कौन सा फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, एफ एक्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और एफ एक्स यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे ईजीएस्ट फार्मूला जो है वो कौन सा है जिसके अंदर हमें और कोई चीज़ जो है वो ना रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पे तो हमारे पास एफ वाई भी आ रहा है, लिहाजा एफ वाई हमारे पास है ही नहीं है। यहाँ पे भी एफ वाई आ रहा है लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर एफ एक्स भी आ रहा है, जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है फोर्स वो भी आ रही है, और एंगल की वैल्यू भी हमारे पास इसी में आ रही है। तो लिहाजा फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला फार्मूला एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और हमने चूँकि यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो कॉस थीटा यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे f इज़ इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एंगल, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 डिवाइडेड बाय कॉज 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड कर देना है। सो कॉस 30 डिग्री आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ विच इज़ 0.866, ठीक है। सो ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.866। इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23.1 न्यूटन्स, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है बच्चे, फोर्स की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो है 23.1 न्यूटन्स। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4.5। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 4.6। स्टेटमेंट हमारे पास ये है, A steering of a car has a radius of 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 Newton. ठीक है। अब ज़रा से पहले इस सिनेरियो को समझ लें कि एक हमारे पास स्टेयरिंग व्हील है, ठीक है। गाड़ी का जो स्टेयरिंग होता है उसके ऊपर जो है वो दो फोर्सेस लगाई जाती हैं। एक हाथ से जो है वो हम खींचते हैं, दूसरे हाथ से धकेलते हैं, तो दो फोर्सेस जो है वो लगाई जाती हैं। तो अब वो कह रहा है कि जो उसका स्टेयरिंग व्हील का जो रेडियस है वो है 16 सेंटीमीटर और जो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या है जी, 50 न्यूटन की है। अब ये बताएं कि उसका जो टॉर्क बनेगा यानी कि जो कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, वो आपने बताना है। तो आइए हम डाटा की तरफ चलते हैं। डाटा हमारे सामने जो है वो मौजूद है और डाटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं जी। नंबर 1, उसने हमें रेडियस प्रोवाइड की है r विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब तक उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। जस्ट 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसने फोर्स प्रोवाइड किया विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। अब टॉर्क मालूम करने को उसने हमें जो है वो कहा है। अब टॉर्क किस तरह से मालूम कर सकते हैं, अगर सिंपल जो है वो टॉर्क होता तो हम उसको फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म वो हमारे पास टॉर्क होता है। चूँकि अब उसने कहा कि
कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आप बताएं। और उसने जो चीज़ हमें प्रोवाइड की है वो है रेडियस विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। चलो ये हमने जो है वो इसको कन्वर्ट कर लिया है 0.16 या 0.16 मीटर में, ठीक है। अच्छा, लेकिन कपल आर्म जो है वो क्या होता है, पहले हमें ये समझना है। कपल आर्म ये होता है कि ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस जो होती हैं वो एक्चुअली टॉर्क प्रोड्यूस करें तो उसे हम कहते हैं ये कपल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसने ये हाफ डिस्टेंस तो हमें दे दी है, लेकिन जो कपल आर्म होता है वो दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस होता है, तो ये हाफ जो है वो अभी रहता है। तो ये हमारे पास जो है ये भी रेडियस ही होगा जो कि इतना ही होगा जितना ऊपर वाला है, सो 0.16 मीटर ही होगा ये भी, ठीक है। तो अब हमें जो है वो टोटल कितना चाहिए, इन दोनों का डबल चाहिए, यानी कि हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ आर जो है वो चाहिए। तो अब इस केस में हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो फार्मूला क्या होगा कि कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क विच इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो बना दिया हुआ है, या इसको आप 2L भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो यही फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा। सो टॉर्क जो है वो हमने कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल टू फोर्स। फोर्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.16, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.16। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया है विच इज़ 16। सो यही जो है वो हमारे पास आंसर है। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, चूँकि यहाँ पे जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म जो है वो इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कपल आर्म जो है वो 2 टाइम्स कर लिया, फिर भी है तो ये लेंथ ही, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो लिहाजा इसका यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4.6। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। जी बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज़ 4.7। स्टेटमेंट ये है, अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन्स एंड 4.4 न्यूटन्स, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। कि एक पिक्चर फ्रेम है जो लटक रहा है 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स की मदद से, और एक दोनों की जो वैल्यू दी हुई है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की वैल्यू है वो हमें दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेट, टेंशन, 3 चीज़ें, वेट, टेंशन और जो हमारे पास फोर्स होती है वो तीनों सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले ज़रा इस सिनेरियो को समझ लें, फिर हम जो है वो आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो देख लेते हैं जी। डाटा के अंदर हमें जो है वो 2 चीज़ें दी गई हैं। उसने कहा कि 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, तो उनके अंदर जो टेंशन है वो एक्चुअली फोर्स ही है। तो मैंने एक फोर्स को जो नाम दे दिया वो F1y का नाम दे दिया, क्योंकि उसने कहा था कि वर्टिकल है, तो लिहाजा जब वर्टिकल है तो इट्स मीन अब ये हमारे पास जो वैल्यू है वो ये इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो अब ये वर्टिकल दी हुई है, तो लिहाजा मैंने एक को जो है वो F1y का नाम दे दिया, दूसरी को मैंने F2y का नाम दे दिया, जो कि आगे मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा। तो सेकंड के लिए जो है वो हमने F2y विच इज़ इक्वल टू 4.4 न्यूटन्स हमने जो है वो वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए अब हम जो है वो इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं। हमने बच्चे, आप लोगों ने, बल्कि मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया, आप लोगों ने पहले जो है ना ये पढ़ा होगा, इंशाल्लाह इसके बाद जो है मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो पढ़ी होगी। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपने 2 तरह से जो है वो पढ़ा था। एक तो ये कहा था सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। दूसरा आपने जो है उसके कंपोनेंट वाइज भी जो है वो पढ़ा था कि सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज along y-axis is equal to 0 and sum of all the forces एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज़ 0। तो उसी में से मैंने यहाँ पे जो है वो एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस का सम होता है वो लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब ज़रा आप इस फ्रेम को समझिएगा। लेट्स सपोज ये एक हमने तस्वीर बनाई थी TCA मुल्तान, और उसको जो है वो सब्सक्राइब करें। तो उस फ्रेम को जो है वो हमने लटका दिया है। अब यहाँ पर 2 फोर्सेज जो है वो लग रही हैं बिलफर्ज, एक F1y है और एक F2y है, और इसका जो वेट होगा वो डेफिनेटली नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है कि 2 फोर्सेज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अगर इनको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो डेफिनेटली इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिहाजा अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इन दोनों फोर्सेस का सम, और इसमें से अगर जो है ये मैं W यानी कि इसका वेट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F1y
प्लस F2y माइनस वेट विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये तमाम फोर्सेस का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 0। अब आप कहेंगे यहाँ पे आपने सम तो नहीं लिखा, तो माइनस क्यों लिखा है? एक्चुअली बेटे चूंकि ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, या तो इन दोनों को माइनस कर दो, इसको पॉजिटिव कर लो, या फिर इन दोनों को पॉजिटिव कर लो और इसको नेगेटिव कर लो, क्योंकि दोनों की फोर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से अपोजिट है। तो लिहाजा इन तीनों फोर्सेस का, अब ये तीन फोर्सेस हो गई हैं, दो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 0 आ गया है। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? वेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F1y प्लस F2y विच इज़ इक्वल टू वेट। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी? विच इज़ इक्वल टू 3.8 प्लस 4.4 विच इज़ इक्वल टू वेट। और जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। सो W, अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.2 न्यूटन्स। तो ये थी आपके पास वेट की वैल्यू। उम्मीद है आपको ये सारे न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम आपसे फिर जो है वो जो रिमेनिंग आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आपके पीछे जो है वो 3 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, 4.8, 4.9 और 4.10, जो कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर ये तीनों जो है वो कवर करवा दूँ, ताकि आपके चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कम्प्लीट हो जाएँ। उसके बाद जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर 6 के करेंगे, और आपके पेपर से पहले मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके ये तमाम न्यूमेरिकल जो है वो कम्प्लीट करवा दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।